सीख कर आते हैं। तो जब कलकत्ता में या बर्दवान में आती हूँ तो उसके पीछे मेन मकसद होता है कि मैं जाकर वहाँ खुद वो चीज़ फील कर सकूँ कि यहाँ पे कैसी फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे आप लोगों की जो समस्याएं हैं वो कैसी हैं, कितना कुछ हम आगे बढ़े हैं। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरी पुरानी विज़िट जो 3 बरस पहले थी और उसके बाद जो 2 विज़िट्स मैंने यहाँ पे की कलकत्ता के अंदर, तो मुझे कई नई चीज़ें देखने में आई और कुछ जानकारी ऐसी हासिल की जिससे मुझे बहुत खुशी हुई। जैसे डॉक्टर शर्मिला चंद्रा ने अभी भी बोला और बाहर भी कहा कि इंडिया के इस पार्ट के अंदर एक थैलेसीमिया की मूवमेंट सी शुरू हो गई है। उसका मकसद है कि पूरा तो मैं बंगाली में समझ नहीं पाई पर थोड़ा बहुत समझ पाई कि जहाँ तक मैं समझ पाई वो ये कि सोसाइटीज़ जो थैलेसीमिया एसोसिएशंस आई हैं, कलकत्ता में हो चाहे बर्दवान में हो या बंगाल के दूसरे प्रांतों में हो, उसके जो मेंबर्स हैं, उसके कमेटी मेंबर्स, सोसाइटीज़, डॉक्टर्स की मदद के, एक बात मैं कहना चाहूँगी, बिना डॉक्टर्स के हम कुछ भी नहीं हैं। अगर हमें डॉक्टर्स की मदद नहीं मिलती है जो हमारे बच्चों की देखरेख करते हैं अपना समय निकाल कर, बिना किसी फाइनेंशियल मकसद के, बिना किसी फाइनेंशियल इंटरेस्ट के, उनके बिना हम कुछ भी नहीं है। तो हमारी पूरी कोशिश ये रहनी चाहिए सोसाइटीज़ की कि जहाँ तक हो सके, जहाँ तक बन सके हमसे, हम डॉक्टर्स को आगे लाएं, उनकी बात सुने। वो हमारे टॉर्च लाइटर्स होने चाहिए, वो हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें उनके पीछे चलना है, उनकी बात माननी है, तभी हमारे इन बच्चों का भला हो सकता है। तो जब मैं पिछली बार आई तो मैंने ये देखा कि यहाँ की जो सोसाइटी के लोग हैं वो बहुत डेडिकेटेड हैं। उनके मन में एक तरह की लगन है कि हमारे थैलेसीमिक बच्चे, चाहे मुझे मालूम है कि मेरा ख्याल 90% के करीब बच्चे ऐसे हैं जो फ़िल्टर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। कईयों को तो जानकारी भी नहीं होगी कि फ़िल्टर होती क्या है, किलेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ना डेस्फ्रॉल दे पाते हैं, ना कैल्फर दे पाते हैं, ब्लड की भी कमी रहती है, ट्रांसफ्यूजन्स भी डिले हो जाती हैं, हीमोग्लोबिन भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इन कमियों के बावजूद भी उनकी लगातार कोशिश रहती है कि हम कुछ ऐसे करते जाएं, रुके नहीं, जिससे हमारे इन बच्चों को कुछ हद तक अपनी कोशिशों के फलस्वरूप और लोगों की मदद से इस मुकाम तक लेके जा सके जहां वो एक ज़िंदगी का अच्छा रूप देख सकें। एक चीज़ और मेरी नॉलेज में आई कि इस जगह में इंडिया के मैंने ऐसे फैमिलीज़ के साथ मिली जिनके घर में एक ही बच्चा है और वो थैलेसीमिक है। ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ और ये बात मुझे बहुत पिंच की। मैंने कई पेरेंट्स से बोला कि आप अपनी फैमिली को आगे क्यों नहीं बढ़ाते, दूसरा बच्चा क्यों नहीं पैदा करते। अब हमारी कंट्री में प्रिवेंशन की, टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ हैं, पर जब उनकी मैं बात सुनती थी तो मेरी आंख भर आती थी, क्योंकि वो कहते थे उनके मन में डर है कि शायद उनका दूसरा बच्चा भी थैलेसीमिक पैदा ना हो जाए। और कुछ ने तो इस हद तक कहा कि जब भगवान ने मुझे एक थैलेसीमिक बच्चा दिया है तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इसी का अच्छा इलाज कर पाऊँ। तो जहाँ एक बात मैंने नेगेटिव सुनी तो दूसरी बात पॉजिटिव जब मैंने सुनी कि उसके मन में अपने बच्चे को अच्छा करने के लिए इतनी चाह है, तो वो सुनकर मुझे अच्छा लगा। टिफ में होने के बावजूद, जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे मौका मिलता रहता है दूसरे देशों में जाने का, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी। हम एक डेवलपिंग कंट्री में रहते हैं। हमारे देश में जहाँ तक थैलेसीमिया का कंसर्न है, उसके इलाज के लिए पूरे इंडिया में, भारतवर्ष में से मुश्किल से 5 या 8% बच्चे होंगे पूरे भारत में जो कि पूरी तरह से जो ट्रीटमेंट, रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है, सही इलाज है, वो दे पाते हैं। बाकी के कुछ करते हैं, आधा करते हैं, और कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से देखते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कुछ करके थक हार के बैठ जाते हैं और छोड़ देते हैं, दिल छोटा कर लेते हैं। ये मैं इसलिए आपको बात बताना चाहती हूँ कि इंडिया ही एक ऐसा देश नहीं है जहाँ पे इतनी कमी है हमारे देश में। आप सोचते होंगे कि अमेरिका में जो थैलेसीमिक बच्चे हैं या यूके में जो थैलेसीमिक बच्चे हैं वो बहुत खुश नसीब हैं, क्योंकि वहाँ रहते हैं, वहाँ पैदा हुए हैं,
और उनको पूरा इलाज गवर्नमेंट से मिलता है। 3-4 बरस पहले मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की, उसमें एक 32 साल की लड़की थी थैलेसेमिक जो वहाँ आई। मुझे उसके साथ बात करने का मौका मिला। वो अपने किसी पड़ोसी के साथ आई थी, तो बातें बातें में करते हुए वो इतनी भावुक हो गई कि उसने मुझे कहा, मिसेस तुल्ली, मेरे जीवन में एक ही मकसद रह गया है। मैं कहीं तालाब की तलाश में हूँ जहाँ मैं छलांग लगा दूँ या समुंदर में और मैं मर जाऊँ। मुझे सुनकर बहुत हैरानगी हुई क्योंकि वो लंदन में रहती थी। मैंने बोला, आप किसके साथ आए हैं? उन्होंने बोला, मेरे एक पड़ोसी के साथ आई हूँ। आगे बातें करने पर पता चला, हालांकि इस मुल्क में सब कुछ ट्रीटमेंट, चाहे वो फिल्टर हो, चाहे वो ब्लड हो, बेस्ट ऑफ द ब्लड, चाहे वो किलेशन हो, सब कुछ फ्री है। उसके बावजूद मुझे ऐसी सुनकर बहुत हैरानगी हुई। मैंने बोला, आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं? तो उन्होंने बोला, क्योंकि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती, मैं ज़िंदगी में अकेली रह गई हूँ। मेरा एक भाई है जो अलग रहता है, पढ़ता है। मेरे माँ बाप अपने काम में इतने बिजी हैं कि मेरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन का अब कोई मकसद नहीं रह गया है। मैं इसलिए आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि हम अपनी इस मुल्क में, जहाँ हमें अपने माता पिता का साथ है, हमारे बच्चों में जो थैलेसीमिक है, चाहे उनकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, चाहे उनको रात को हमें पंप लगाना है या कैल्फर की दवाई देनी है, हम हर वक्त उनके साथ जुटे रहते हैं। अगर उनको सुई चुभती है तो हमको भी सुई चुभती है, उतना ही दर्द होता है। तो हमें कभी भी ये सोचकर दिल नहीं छोटा करना चाहिए कि हम इस देश में रहते हैं जहाँ हमारी कमियाँ हैं, तो हमारे घर में थैलेसीमिक बच्चे पैदा हो गए, हम क्या करें? बहुत कुछ वक्त बदल गया है। अगर आप 20 साल पहले में देखें तो जब थैलेसीमिक्स बच्चे थे, ब्लड की इतनी प्रॉब्लम, दिल्ली जैसे शहर में जो राजधानी है, हम एक जगह से दूसरी जगह भागते थे कि कहाँ से सेफ ब्लड जुटा पाएंगे। फिल्टर्स नहीं थे, डेस्फ्रॉल नहीं थी हमारी कंट्री के अंदर, सिर्फ स्विट्ज़रलैंड मिलती थी। लोगों को बाहर ट्रैवल करके जाना पड़ता था। उसके बाद कैल्फर लॉन्च हुई इंडिया के अंदर, कैल्फर भी हमारे पास अवेलेबल है। हमारे दिल में लगन है, हमारी सोसाइटीज़ जो हैं एक्टिव हैं, उनके मन में एक जुनून है कि हमें कुछ थैलेसीमिक बच्चों के लिए करना है, उनके एक अच्छा भविष्य, ताकि वो दूसरे हेल्दी ह्यूमन बींग्स की तरह लगे और रहें भी। तो कभी अपने मन को छोटा मत समझिए, कभी ये मत सोच कर कि हम इंडिया में रहते हैं तो हम छोटे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारी कंट्री में कुछ और प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो थैलेसीमिया से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हर चीज़ के लिए एक समय होता है, उसके लिए हमें इंतज़ार करनी है। समय बदला है और मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि थैलेसीमिया पे इतना रिसर्च हो रहा है, इतना काम हो रहा है, दुनिया के अंदर डॉक्टर्स लगे हुए हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते यहाँ बैठे हुए। और मुझे पूरा यकीन है, जब कोई छोटा बच्चा मेरे पास थैलेसेमिक आता है दिल्ली में, 1 बरस का या 2 बरस का, और उसके माँ बाप इतने चिंतित होते हैं कि मेरे बच्चे का क्या होगा, रोते हैं वो। तो पर मेरे मन में अब इस वक्त 2002 में जब वो मुझे मिलते हैं तो कुछ खास चिंता का विषय नहीं होता, क्योंकि मुझे मालूम है, मेरे दिल को यकीन है, क्योंकि मैंने देखा है जो काम चल रहा है कि आने वाले वर्षों में जो हमारे एग्जिस्टिंग थैलेसेमिक बच्चे हैं उनके जीवन जो है बहुत आसान हो जाएंगे। उनके ट्रीटमेंट के अंदर बहुत सुविधाएं जुटेंगी और हो सकता है कुछ वर्षों में हम शायद जिंदा ना हो वो देखने के लिए, थैलेसीमिया का नाम ही इस कंट्री से या सारे मुल्कों से दूर हो जाए। थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन की तरफ से और फिट की तरफ से मैं एक बार फिर कन्हैया बाबू, सुषमा बहन जी, डॉक्टर शर्मिला चंद्रा, डॉक्टर मरवा का पूरा सहयोग लेते हुए चाहूँगी कि इस कॉन्फ्रेंस की आगे से शुरुआत की जाए। और मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ हैं, जो भी व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं सबके साथ, बच्चों के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ, और जो डॉक्टर्स इतनी दूर दूर से, कुछ डॉक्टर्स हमारे पास हैं पर कुछ अभी कुछ ही घंटों में हमारे पास पहुँच जाएंगे, कि ये कॉन्फ्रेंस आप सबके लिए कुछ हद तक जानकारी के हेतु या
एक भावना के हेतु कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम है, एक यूनिटी की भावना, एक एकता की भावना लेकर ये कॉन्फ्रेंस आगे चले और इस कॉन्फ्रेंस के रिजल्ट्स अच्छे रहें। सो मैं इन शुभकामनाओं के साथ आपको धन्यवाद कहती हूँ। मैं एक पैकेट है छोटा सा थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन की तरफ से थैलेसीमिया सोसाइटी और बर्दवान को जो पंप्स हैं, इन्फ्यूजन पंप्स देना चाहूँगी और मैं मिस सुषमा जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़। मैं विश करती थी कि ये छोटा सा भेंट लेके यहाँ ना आऊँ, इससे ज़्यादा कुछ भी लाऊं, क्योंकि कन्हैया बाबू जब भी फ़ोन करते हैं तो मुझे याद दिलाते रहते हैं कि यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको कैलिपर और जिनको डेस्फ्रॉल की ज़रूरत है। आप मानिए मेरे मन में हमेशा बंगाल एक स्पेशल स्टेट की तरह है और मेरी पूरी कोशिश होगी, जितनी कोशिश बन पड़ेगी अपनी तरफ से और टिफ की तरफ से भी मैं पूरी की पूरी मदद लाने की यहाँ कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच। I would like to express my thanks and gratitude to Mrs. Thuli and at the same time to Mr. Thuli, who is giving his mental support to do our work and to proceed with our poor dying patients. Thank you. And then I would like to call Mr. Boiragyo, who is dedicated. একদম উৎসর্গীকৃত প্রাণ আমাদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত কানাই বৈরাগ্য মহাশয়কে আমি ডাকছি কিছু কথা বলবার জন্য। যারা হাজির হয়েছেন বক্তা হিসাবে এবং শ্রোতা হিসাবে তাদের সবার কাছেই আমি কৃতজ্ঞ, কেননা বর্তমান শহরে গ্রামে একটা ছোট্ট সংগঠন করতে আপনাদের যে বিশাল আকণ্ঠ সহযোগিতা আমি প্রথম থেকে পেয়ে আসছি, তার জন্যে অভিভাবক এবং একটা প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি হিসাবে আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমি বেশি কিছু বলবো না, কেননা সবাইকারই একটু খিদে লেগেছে। আমাদের একটা টিফিনের আয়োজন করা হয়েছে, আমরা এখান থেকে নেমে গিয়ে আমাদের এই রাস্তাটার ওপারে আমাদের ওখানে খাওয়ার আয়োজন হয়েছে। আমি চাইবো যে আপনারা সকলে গিয়ে এখন একটু টিফিন করে তারপরে আমাদের কনফারেন্সের কাজ শুরু হবে। সে টাইমটা প্রায় ওভার হয়ে যাচ্ছে। তা আমি আর কিছু না বলে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। Necessary for our patients and their mothers. I think this introduction may be good for those who are sitting at the back. আমি আপনাদের স্বাগত জানাই আর থ্যালাসেমিয়া সম্বন্ধে কতগুলো গোড়ার কথা বলবো। নেক্সট, আমাদের ইন্ডিয়াতে প্রায় 10 থেকে 12,000 থ্যালাসেমিক শিশু প্রতি বছরে জন্মায়, কিন্তু আমরা এখনো এই স্ট্যাটিস্টিক্সটা খুব ভালো করে জানি না। যেমন বর্তমানে এসে একটা ছোট্ট গ্রামে যদি এত থ্যালাসেমিয়া দেখতে পাওয়া যায়, তাহলে সত্যিকারের পরিসংখ্যান যে কি সে সম্বন্ধে আমরা বোধহয় সত্যিকারে এখনো জানি না। আর আমাদের জায়গায় জায়গায় ক্যারিয়ারের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি। এইবারে আমি কতগুলো টার্মস এক্সপ্লেন করব। আমি আগেই বলছি থ্যালাসেমিয়া ক্যারিয়ার এবং থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশু, এই দুটো বলতে কি বোঝায়? হোয়াট ইজ ক্যারিয়ার অ্যান্ড হোয়াট ইজ আ ডিজিজড পারসন? এটা জানা গেছে যে কিছু কিছু কমিউনিটিতে থ্যালাসেমিয়া বড্ড বেশি পাওয়া যায়। বাঙালি তার মধ্যে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এছাড়া গুজরাটিদের মধ্যে পাওয়া যায়, মারোয়াড়িদের মধ্যে পাওয়া যায়, পাঞ্জাবিদের মধ্যে পাওয়া যায়, সিন্ধিদের মধ্যে পাওয়া যায়। গুজরাটিদের একটা লোহানা কমিউনিটি আছে যাদের মধ্যে তো থ্যালাসেমিয়ার সংখ্যা অত্যন্ত বেশি। এতক্ষণ আমি যেটা বললাম সেটা অসুস্থ রোগীদের পরিসংখ্যান। এছাড়া আরেকটা পরিসংখ্যান আছে বা স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যাবাউট থ্যালাসেমিয়া, ক্যারিয়ার স্টেট। ক্যারিয়ার স্টেট মানে কি? যাকে এখন সমুদ্রটা ইয়ের কাছাকাছি, গ্রিক ভাষায় এটার মানে হচ্ছে সমুদ্র এবং সমুদ্রের সাথে রিলেটেড অ্যানিমিয়া। তার কারণ প্রথম থ্যালাসেমিয়া ডিসক্রাইবড হয় ভূমধ্য সাগরের
জায়গায় 5টি শিশুতে দেখা গেল অ্যানিমিয়া রয়েছে, লিভার স্প্লিন বড়, আর একটা পিকিউলিয়ার মুখের চেহারা যাকে আমরা মঙ্গলয়েড ফেসিস বলি, টিপিক্যাল অ্যানিমিয়া। এবং কুলি সাহেব এটা প্রথম ডিসক্রাইব করেন, ফার্স্ট ডিসক্রাইবড ইন 1925। তারপরে দেখা গেল যে ইন্ডিয়াতে প্রথম ডিসক্রাইব হলো স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন 1932 সাল, 1932 ফার্স্ট ডিসক্রিপশন অফ কুলিস অ্যানিমিয়া অর থ্যালাসেমিয়া ফ্রম দ্য স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। তারপরে 50-60-এর দশকে বিভিন্ন জায়গায়, বোম্বেতে একটা গ্রুপ কাজ করেছে, কলকাতায় একটা ভীষণ অ্যাক্টিভ গ্রুপ ছিল যেটা হচ্ছে প্রফেসর জেবি চ্যাটার্জির গ্রুপ। দেখা গেছে যে দুরকম জিনিস, আমিয়া বা আলফা থ্যালাসেমিয়া, যেটা চেনের তৈরির গন্ডগোল, প্রোডাকশন ডিফেক্ট অফ বিটা চেন অর আলফা চেন। The most important in our country is beta chain production defect producing beta thalassemia. আমরা যেসব রোগীরা দেখি বেশিরভাগেরই বিটা থ্যালাসেমিয়া, কিন্তু আমাদের এই স্টেটে বা আরো আসামে, বাংলাদেশে আর একটা অ্যাবনর্মাল হিমোগ্লোবিন পাওয়া যাচ্ছে যেটা গোলাপি রং দেখানো আছে। এই গোলাপি রঙের জায়গাগুলো হচ্ছে হিমোগ্লোবিন ই। এবং আমাদের এখানে যদি বাবা মার কাছ থেকে একজনের কাছে ই পায়, আরেকজনের কাছ থেকে বিটা পায়, ই বিটা থ্যালাসেমিয়া নামে একরকম রোগ হয় যেটা বিটা থ্যালাসেমিয়ার মতোই। এবং এই রোগটা আমাদের এখানে বিটা থ্যালাসেমিয়ার মতোই বেশি দেখতে পাওয়া যায় এবং অসুখটা প্রায় একই রকম, একটুখানি আলাদা হতে পারে। এছাড়া একটা সিকল সেল অ্যানিমিয়া আছে, আফ্রিকায় খুব পাওয়া যায়, আমাদের দেশেও সাউথ ইন্ডিয়া বা ট্রাইবাল জোনসে খুব বেশি পাওয়া যায়। আরও অনেক রকম অ্যাবনর্মাল হিমোগ্লোবিন সি, ডি এইগুলো আছে, ডিটা পাঞ্জাবে পাওয়া যায়, কিন্তু ওইগুলো নিয়ে আমরা অত বেশি মাথা ঘামাচ্ছি না। আর থ্যালাসেমিয়াটা আমি আগেই বলেছি যে ইউরোপের ভূমধ্য সাগরের আশেপাশে পাওয়া যায়, কিন্তু বেঙ্গলে বিটা থ্যালাসেমিয়াও পাচ্ছি আর আবার ই বিটা থ্যালাসেমিয়াও পাচ্ছি। পরেরটা কি হয় সত্যিকারে, এটা কিন্তু একটা প্রোডাকশন ডিফেক্ট। আগেই বলেছি যে বিটা চেন প্রোডাকশন, দেখা গেছে জন্মের পর থেকে এই গামা চেন প্রোডাকশন কমে গিয়ে বিটা চেন, এই গামা বিটা এইগুলো এই হিমোগ্লোবিনের একটা খুব জরুরি স্ট্রাকচার বা অংশ, সেইগুলোতে যদি তৈরি ডিফেক্ট হয় এই হিমোগ্লোবিনটা ডিফেক্টিভ তৈরি হয়। এখন জন্মের খুব অল্প পরে এইটা গামা চেন তৈরি কমে বিটা চেন তৈরি হয় এবং 6 মাসের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায় গামা চেন তৈরি কমে গেছে। এই অবস্থায় কি হয়, যদি বিটা চেন তৈরি হলো না আর গামা চেন তৈরি কমে গেল, 6 মাস পর থেকে বাচ্চা রক্তশূন্য হয়ে যায় এবং তারা অসুখে আক্রান্ত হয়। এটাকেই আমরা বিটা থ্যালাসেমিয়া বলি। এবং সত্যিকারে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে টেস্টিং করলে যে আমরা অ্যাবনর্মালি হাই ফিটাল হিমোগ্লোবিন বা গামা চেন প্রোডাকশন যেটা বলছি আমি, সেটা পাচ্ছি, কিন্তু সত্যিকারে শরীরে বাড়ছে না, এটা একটা মাত্রা হিসেবে বাড়ছে মাত্র, এবং রোগীর অ্যানিমিয়া হচ্ছে। যদি এই বিঘিন থাকে তাহলে রোগী অসুস্থ এবং তার থ্যালাসেমিয়া হয়েছে। পরেরটা, এই রোগের পুরো জিনিসটা এইরকম। আমরা যখন রোগীকে দেখতে পাচ্ছি, রোগীর অ্যানিমিয়া আছে, লিভার বড়, স্প্লিন বড়, মুখটা একটু বিভৎস হয়ে গেছে, পেশেন্ট ক্লিনিক্যালি থ্যালাসেমিক। এই পেশেন্টের যদি আমরা রক্ত পরীক্ষা করি তাহলে দেখতে পাই রক্তটা খুব অ্যাবনর্মাল। যে কোনো হেমাটোলজিস্ট, any hematologist who sees this blood report under the microscope will realize that this is a patient of thalassemia. But this is not confirmatory. শুধু মাইক্রোস্কোপের তলায় রক্ত দেখলে কিন্তু হবে না, একটা আন্দাজ করা গেল মাত্র। তারপরে যেটা করতে হবে যে রক্তটাকে নিয়ে ভেঙে ফেলে তার হিমোগ্লোবিনের ইলেকট্রোফোরেসিস করে দেখতে হবে যে কি রোগ। তখন আমরা জানতে পারবো হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিস করলে যে রোগীর থ্যালাসেমিয়া বা ই বিটা থ্যালাসেমিয়া কোনটা আছে। এই পর্যন্ত তো খুব ভালো, কিন্তু তারপরেই গন্ডগোল শুরু হলো। কেন? বিটা থ্যালাসেমিয়া একই রোগ, রোগী একই রকম,
কিন্তু তার যে গন্ডগোলটা জিনে হয়েছে, জিনের লেভেলে বা একদম খুব ফাইন লেভেলে যে কারণ